टॉपिक डाल लीजिएगा JSX। JSX कंपोनेंट नाम से मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहां जाकर इसकी जगह लिखता हूं ऐप, और अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बारे में जो आपको यहाँ पे ये दिखता है। अगर आपने नॉर्मली डॉम मैनिपुलेशन किया था, क्या आप डायरेक्टली उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लेते थे, पैराग्राफ, और इसमें लिख दिया मैंने मैथ डॉट रैंडम। जितनी बार रिलोड कर रहा हूं उतनी बार क्या आ रहा है, रैंडम नंबर आ रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे बनाया एक क्लास, लेट्स से कंटेनर नाम से। मैंने आपसे बोला था फिलहाल के लिए आप index.cs में आके कोड लिख लो, वो ऑटोमेटिक सब में एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर आपका रेड, कलर आपका व्हाइट, और पैडिंग को देते हैं 10 पिक्सल। अब इसको देखें आउटपुट में, मैं चाहता हूं कि उस क्लास को ऐड करना। तो जनरली जब कभी भी आप ऐसे लिखते हो और यहां लिख दिया कंटेनर, आपका ऐड तो हो गया, लेकिन आपको वार्निंग मिल रही है। क्या कह रहा है? और क्लास नेम कहां यूज होता था? अगर मुझे वाया डॉम मैनिपुलेशन क्लास ऐड करनी होती थी तो मैं क्या लिखता था? तो फिर ये तो जावास्क्रिप्ट हुआ ना, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें तो फिर ये क्या हुआ, आपका जावास्क्रिप्ट हुआ। अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं क्लास लिखता और क्लास वर्क कर जा रहा था, दिख तो रहा था, लेकिन वार्निंग आपको देखने को मिल रहा था। अगर यहाँ पे क्लास लिखता तो वार्निंग देखने को मिल रहा है। और अगर आप HTML की बात करो तो वहां पे आपका क्लास यूज होता है, नॉट क्लास नेम। और क्लास नेम को हमने देखा था डॉम मैनिपुलेशन में। तो ये क्या हुआ, ये तो जावास्क्रिप्ट होना चाहिए था, लेकिन ये HTML लाइक सिंटैक्स है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये आपका HTML है ही नहीं, ये मिक्सचर है दो टेक्नोलॉजी का। एक है आपका XML, मैंने आपको ये बताया था जब मैंने आपको जेसन पढ़ाया था। जब कभी भी आप डेटा ट्रांसफर करते हो तो जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, वो एक होता है XML फॉर्मेट में और एक होता है आपका जेसन फॉर्मेट। XML फॉर्मेट थोड़ा हैवी फॉर्मेट होता है, जबकि आपका जेसन जो होता है वो लाइट वेटेड फॉर्मेट है। इसलिए डेटा ट्रांसफर के लिए सबसे ज्यादा राइट नाउ आप जेसन को देखोगे, नॉट XML को। एंड्रॉयड में अभी भी यूज होता है और UI लेयर। अगर आप PHP में पढ़ा हो, काम किया हो, तो एक मजेंटो फ्रेमवर्क है, उसमें जो UI लेयर पे काम होता है ना, वो सारा XML फॉर्मेट में ही होता है। जावा वाले इसको बेहतरीन तरीके से जानते हैं XML को। तो ये जो बना हुआ है ये दो चीजों से बना है, एक XML से, दूसरा जावास्क्रिप्ट से। यही एक रीजन था कि डायरेक्टली आप इन्वोक कर सकते हो जावास्क्रिप्ट वाया स्पेशल सिंटैक्स कर्ली ब्रैकेट। तो ये आपका क्या है, आपका JSX है, इसको कहते हैं JSX। JSX इज अ मिक्सचर ऑफ HTML, सॉरी XML और जावास्क्रिप्ट। अगर आपको XML को देखना है तो आप यहां पे जाओ और यहां लिखो XML। कैसा आपको दिख रहा है? नोट नाम का एक क्या बन गया, एक आपका टैग बन गया। इसके अंदर टू, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी, ये आपके सारे टैग हैं, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ऐसा ही आपके पास ये है। मैंने आपको जब डॉम मैनिपुलेशन पढ़ाया था तो डिव क्रिएट करके दिखाया था। तो यहाँ पे जो ये डिव है ना,
ये क्रिएट किया जाता है, ये सारा काम अपने आप ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। क्लियर? तो ये आपका क्या है, HTML नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट प्लस XML है, इसे बोला जाता है JSX। तो JSX इज अ फॉर्मेट, UI लेयर के लिए यूज किया जाएगा, नॉट फॉर किसी और पार्ट के लिए। UI जो कि रिप्रेजेंट करता है दिखाने वाले लिए। अब क्वेश्चन राइज होता है, इसको रिलोड करता हूं, एरर गायब। इसको एलिमेंट को क्लिक किया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं देखने के लिए, इसको नीचे, इस पे गए, इसके अंदर गए, यहाँ पे क्लास आ रहा है, नॉट क्लास नेम, क्लास आ रहा है ना, नॉट क्लास नेम। तो ये मैनेज कैसे करता होगा, हमें इसको ही पढ़ना है। पहले हमने जाना, जो रिटर्न कर रहे थे आप, जो आप HTML लाइक सिंटैक्स को रिटर्न कर रहे थे, वो क्या है, वो है आपका XML प्लस JS का कॉम्बिनेशन, जिसको टर्म दिया गया JSX। तभी तो आप करली ब्रैकेट का यूज करके आप, चाहे आपको यहाँ पे वैल्यू देनी हो जावास्क्रिप्ट की, वो दे सकते हो डायनेमिक वैल्यू, चाहे आपको यहाँ पे कोई देनी हो वैल्यू, वो दे सकते हो। बट अगर हम बात करें यहां पर ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, याद रखिएगा, ब्राउजर सिंपल जावास्क्रिप्ट, सिंपल HTML और सिंपल JS को जानता है। सिंपल जावास्क्रिप्ट, सिंपल JS, सॉरी सिंपल HTML और CSS को जानता है। तो फिर ये कैसे दिख रहा है यहाँ, और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आपका एक टैग लाइक सिंटैक्स है ना, इसको कन्वर्ट किया जाता है, इससे जो रिटर्न हो रहा है ना, उसको कन्वर्ट किया जाता है प्लेन HTML CSS जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में। ओके, अब वो कैसे करेगा, तो यहां पर दो फॉर्मेटर आते हैं। पहला है आपका ट्रांसपाइलर, मतलब जो पूरे रिएक्ट के जो JSX पार्ट है उसको कन्वर्ट करके HTML में कन्वर्ट करता है, प्लेन HTML प्लेन CSS में, उसका नाम है बेबल। बेबल इज अ ट्रांसपाइलर जो कि आपका जो JSX का कोड है उसको प्योर HTML में कन्वर्ट करने में मदद करता है। अगर आप जाओगे, यहां जाओ, लिखो बेबल, ठीक है, तो ये आपका ट्रांसपाइलर है, कंपाइलर बोल लो। यहां जाओ आप डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पे JSX प्लस रिएक्ट भी है। ओके, और अगर आपको इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन चाहिए तो आप यहाँ जाओ और यहाँ पे लिखो, जो नोड मॉड्यूल में जाओ, यहाँ पे बेबल भी दिख रहा, ठीक है। एक्चुअली में जब ब्राउजर में लोड होता है ना, तो ऐसा कुछ होता है, प्लेन HTML, यहाँ पे स्टैटिक में CSS, ऐसा आपको कोड दिखेगा। ऐसा पूरा कोड नहीं दिखता जैसे आपको वहां लिखते हो, वैसा नहीं दिखता। ये कन्वर्ट करता है उसको प्योर प्लेन HTML, प्लेन जावास्क्रिप्ट, प्लेन CSS, ठीक है, जो अभी इससे पहले आप करते हुए आए हो वो उसमें कन्वर्ट करता है। क्लियर? और वो करेगा आपका बेबल। बेबल इज अ ट्रांसपाइलर, या आप कंपाइलर बोल लो, जो एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर रहा है। बेसिकली JSX को किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्लेन HTML में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर? तो ये आपका है बेबल। इसके बाद अगर आप JS को जाओ, इसके JS के पार्ट को देखो, तो यहाँ पे आपको वेब पैक दिखेगा। क्या दिख रहा है, वेब पैक। ये क्या होता है, वेब पैक क्या है, हम जब पढ़ रहे थे मॉड्यूल, याद होगा, क्यों किया था हमने मॉड्यूल का यूज, ताकि हम बड़े से कोड को छोटे छोटे उसमें अलग अलग फाइल में कन्वर्ट कर सके, ताकि आपका कोड मॉड्यूलराइज रहे। तो अगर हम बात करें वेब पैक की, तो वेब पैक क्या करता है, बड़े से कोड को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करता है, मतलब मॉड्यूलराइज करता है, वो है आपका वेब पैक।
छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट कर देता है। ये पूरा आपके पास देख लो, ये अलग टाइप आ गया। यूज स्ट्रिक्ट मोड जो आ रहा है टॉप में, किसकी वजह से आ रहा है? जो स्ट्रिक्ट मोड लिखा था उसकी मदद से आ रहा है। क्लियर? उसके बाद आप इसको और भी देख लो, ये वर्जन्स हो गए सारे, इतने सारी चीजें। क्लियर? तो वेब पैक आपका कन्वर्जन भी मदद करता है, बहुत यूज करते हैं इसको भी। डायरेक्टली आप यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप लारावेल से होते और व्यू जेएस पे काम कर रहे होते तो वेब पैक आपको देखने को मिलता। कुछ लोग वेब पैक को बनाते हैं अलग फाइल और उसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं, जरूरत पड़ती है उसकी भी। जब बड़े हैवी सॉफ्टवेयर बनाओगे या कुछ बहुत सारी फंक्शनैलिटी यूज करोगे, हो सकता है कि वेब पैक को भी आपको यूज करना पड़े। क्लियर? तो यहाँ पर बात आती है वेब पैक की, जो कि कोड को मॉडलाइज करता है, और दूसरा आपका बेबल जो कि ट्रांसपाइलर है, कंपाइलर है, जो कि एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो जो आपका ये कोड है ना, ये कोड आपका क्या है? JSX है, नॉट HTML। ठीक है? नहीं तो फिर मुझे डॉम मैनिपुलेशन करना पड़ता इसके अंदर कोई चेंज करने के लिए। इसीलिए रिएक्ट में डॉम मैनिपुलेशन की रेयरली जरूरत पड़ती है, रेयरली। तो ये हो गया आपका JSX। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका क्या? आपका है स्टेट। रिटर्न में आप HTML लिखते हो, चाहे आप क्लास कॉम्पोनेंट में लिखो, चाहे फंक्शनल कॉम्पोनेंट में लिखो, बात सेम ही है, JSX ही हो। तो बात करते हैं स्टेट की। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल के लिए, और फिर क्लास के लिए भी अलग से बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा app.js। अब आप यहाँ पर अगर आपको JSX पता है तो आप यहाँ पे JS की जगह JSX भी लिख सकते हो। एक और चीज दिक्कत आती है, वो क्या है? मुझे बार बार पूरा सिंटैक्स लिखना पड़ रहा है पूरा कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपको कोई ऐसा स्निपेट मिल जाए, टूल मिल जाए, जो फटाफट आपके कंपोनेंट को क्रिएट करने में मदद करे, तो कितना फायदा हो जाएगा। तो वहीं पर आप क्या करो, अगर आप VS कोड में हो तो यहाँ जाओ प्लगइन में, एक्सटेंशन में, और यहाँ लिखो रिएक्ट। रिएक्ट आपको लिखना है, और यहाँ पे मिलेगा आपको रिएक्ट 7, ये वाला। इसको क्लिक कर, इसको आपको क्या करना है? ऐड करना है। जैसे आपने लाइव सर्वर को ऐड किया था ना, वैसे आपको इसको ऐड करना है। जब आप इसको ऐड कर लोगे तो आपको देखोगे यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स प्रोवाइड करेगा ये। आप इसको नीचे जाके सर्च कीजिएगा तो आपको एक कुछ स्निपेट जो है उसमें कमांड प्रोवाइड करेगा, कुछ कमांड देगा ये आपको। ठीक है? ये कमांड्स है। ठीक है भाई? तो ये कैसे करेगा? अब इसे क्लोज करते हैं। अगर आपको फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है और नॉर्मल फंक्शन कंपोनेंट बनाना है तो लिखो RFC, हिट एंटर, बन गया। ये क्या करेगा? जो आपने यहाँ पे नाम दिया था उसी नाम को गेट करेगा, उस नाम से बना देगा। एरो फंक्शन के लिए RAFC, ये एरो फंक्शन। अगर आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है क्लास कंपोनेंट, तो आप लिखोगे RCC, तो बन गया आपका क्या? आपका क्लास कंपोनेंट। बाय डिफॉल्ट जो एक पर्टिकुलर जरूरत पड़ती है ये आपको बना के दे देगा। इससे ये फायदा। तो अब मैं पूरी जर्नी में अब आपका मैं इसी को ही यूज करूंगा। आप मैं यहाँ पे .jsx लिखूंगा, और यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए मैं डायरेक्ट वहां पे लिखूंगा स्निपिंग टूल को यूज करूंगा। ठीक है भाई? जैसे लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था वैसे ही करना है। उसके बाद कमांड है RFC लिख दो, ये बना देगा फंक्शनल कंपोनेंट। RCC लिख दो, क्लास कंपोनेंट बना देगा। चलो जी, अब इसके बाद बात करते हैं और चीजों के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? स्टेट की बात करें। स्टेट का मतलब क्या होता है? वैल्यू।
जस्ट लाइक वेरिएबल। अगर मैं किसी वेरिएबल को लिख रहा हूं, उसको मैनिपुलेट कर रहा हूं, तो मैं उसकी बात करूंगा, स्टेट उसे कहते हैं। लेट्स सपोज एक छोटा सा काम करते हैं, मैं यहाँ पे काउंटर एप्लीकेशन बनाना चाहूंगा। ओके, पहले मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं। जेएसएस की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, स्टेट स्लैश फंक्शनल कंपोनेंट फिर ऐप। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं, बाकी चीजें परफेक्ट है, ठीक है। इसको मैंने हाइड किया। आपके पास ऐप है, इसको मैं काउंटर बनाना चाहूंगा, तो काउंटर के लिए क्या क्या जरूरत की चीजें हैं। मैंने लिखा एक पैराग्राफ जिसमें लिख दूंगा काउंटर, फिलहाल के लिए वैल्यू 10। मैंने बनाया एक बटन जिसको लिखूंगा इंक्रीमेंट, एक और बटन जिसको बनाएंगे डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट करेगा भाई, ओके। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, इसको क्लिक करूंगा तो उसकी वैल्यू कम हो जानी चाहिए, उसमें प्लस इसमें माइनस। तो इसके लिए मैं क्या बना रहा हूं, एक वेरिएबल। तो लेट लिखा मैंने काउंटर इक्वल टू में 0, परफेक्ट। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसको इसके अंदर वैल्यू डाल दी, तो काउंटर यहां आ गया, 0 आ गया ना। अगर मैं लिखता 1000, 1000 आ रहा था भाई, ओके। चलो जी, यहाँ पर कोई एरर आ रहा, नहीं आ रहा। अब दो फंक्शन बनाते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नाम से। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट, मैंने लिखा आपका इंक्रीमेंट। फ्लैट एरो फंक्शन बना रहा हूं मैं, आप चाहो तो जो बनाना बना लो। मैं लिख रहा हूं काउंटर प्लस प्लस, एक वैल्यू तो इंक्रीमेंट करनी है, उसके बाद कॉन्स्ट डिक्रीमेंट, और ये दिया मैंने काउंटर माइनस माइनस है, माइनस माइनस काउंटर लिख दो, बात एक ही है। और मैं यहाँ पे इसको क्लिक करना चाहता हूँ, अगर इंक्रीमेंट पे बटन पे क्लिक हो तो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन चले, ऑन क्लिक, और यहाँ पे देखोगे इंक्रीमेंट, ऑन क्लिक, और यहाँ पे डिक्रीमेंट। ऑन क्लिक का अलग आपको सिंटैक्स दिख रहा है ना यहाँ पे, अगर एचटीएमएल होता तो पूरा स्मॉल केस में होता, सिंपल सी बात है। चलो जी ठीक है, ये भी हमें समझ में आया। चलो अब मैं इसे क्लिक कर रहा हूं, वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही। चलो एक काम कर, मैं इसके नीचे लॉक करके देख, ठीक है। यहां तो वैल्यू चेंज हो रही है ना, देखो क्या होता है जब कभी भी आप कोई नॉर्मल वेरिएबल बनाते हो, ठीक है भाई, और उसके अंदर आप वैल्यू चेंज करते हो, तो ये दोबारा से इस पूरे पार्ट को री रेंडर नहीं करता यूआई। मतलब क्या हुआ, अगर आप देखते हो रिएक्ट के किसी भी यूआई को, तो आप कुछ भी इवेंट क्लिक करते हो तो उससे रिस्पेक्टिव में वैल्यू चेंज हो जाती है, उसे कहते हैं री रेंडर होना, ठीक है। उसे कहते हैं री रेंडर होना, दोबारा चल जाना। बट अगर आप कोई नॉर्मल वेरिएबल बनाते हो ना, जावा रिएक्ट इसको ट्रैक नहीं करता, रिएक्ट नहीं ट्रैक करता, ऐसा नहीं। आप अगर नॉर्मल डॉम की बात करो तो हम क्या करते थे, हम भाई जेएस में कोड करते थे, बटन क्लिक हुआ, उसके बिहाफ पे या कुछ चेंजेस करते थे, सिंपल सी बात है। तो वहां पे क्या होता था, पूरा डॉम ट्री दोबारा से क्रिएट होता था, वो नॉर्मल आपका था। बट अकॉर्डिंग टू रिएक्ट उन्होंने एक प्रॉब्लम देखा, अगर आपके पास आपने लेट्स से इसकी वैल्यू चेंज करी है, यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इनर एचटीएमएल या इनर टैग्स की मदद से इसकी वैल्यू चेंज कर दी। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 10 थी पहले, और फिर आपने 20 कर दी। लेट्स प्योर एचटीएमएल की बात कर रहा हूँ, डॉम की बात कर रहा हूँ। तो होगा क्या,
जितना भी आपके पास पूरा एचटीएमएल क्रिएट हुआ था ना, वो डॉम ट्री से रिप्लेस होता है। वो डॉम ट्री तो होता है जनरली बैकग्राउंड में, तो वो सारा रिक्रिएट होता है। अगर हल्का फुल्का भी चेंज हुआ ना, तो पूरा डॉम ट्री क्रिएट होता है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम थी, इसीलिए नॉर्मल डॉम मैनिपुलेशन बहुत स्लो होता है। स्लो होता है, चाहे वो 1 मिली सेकेंड ले या 10 मिली सेकेंड, लेकिन टाइम लेता है। तो रिएक्ट ने ये प्रॉब्लम को देखा, और रिएक्ट ने एक एक वो लेके आया अपने पास एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम आया वर्चुअल डोम। अकॉर्डिंग टू वर्चुअल डोम, ये बस उसी को ही चेंज करेगा जिस पे आपने काम किया है। मतलब अगर आपका पैराग्राफ में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये बस पैराग्राफ की को ही चेंज करेगा, इस पे ही चेंजेस करेगा, ना कि पूरे डॉम ट्री में। ये है आपका वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट। फिर ये करता कैसे है काम? जनरली क्या करेगा आपके पास वर्चुअल डोम, जितने भी आप कंपोनेंट बनाते हो ना, एक्चुअल में वो एक फंक्शन या क्लास ही तो होता है, उसका अपना ऑब्जेक्ट भी तो होता है। सिंपल सी बात, अगर मैं यहां से कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं, अगर मैं यहां से कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं, तो किसी ना किसी जगह तो होल्ड करेगा ना भाई। सिंपल सी बात है। तो उसको होल्ड कौन करता है? आपका वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम हर एक कंपोनेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ना, वो उसको होल्ड करके रखता है। और हर कुछ टाइम के बाद, चाहे 1 मिली सेकेंड, चाहे 2 मिली सेकेंड, वो चेक करता रहता है हर एक कंपोनेंट को जितने आपने बनाए हैं, कि चेंजेस उसमें कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। अगर इसमें कोई चेंज हुआ है, तो वो क्या करेगा? उसी कंपोनेंट को री रेंडर कर देगा, यूआई में चेंज कर देगा। बट वो करता कैसे है? वो करता है कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं मेमोराइजेशन। उसके बिहाफ पे वो चेक करता है प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू। मान लो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे 1000 वैल्यू थी, तो क्या करेगा वर्चुअल डोम? इस पूरे को एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेगा। ओके भाई, जब मैंने बटन क्लिक किया तो काउंटर की वैल्यू चेंज हुई। तो काउंटर की वैल्यू चेंज होते ही ये क्या करेगा? ये पूरे कंपोनेंट को दोबारा चेक करेगा। अगर काउंटर की वैल्यू चेंज हो गई, तो ये क्या करेगा? इसको री रेंडर कर देगा, पूरे कंपोनेंट को दोबारा से रीइनिशियलाइज कर देगा। और जो नया आपके पास क्या बनेगा, जो नया इंस्टांस बनेगा, वो पुराने वाले को रिप्लेस कर देगा। जो नया इंस्टांस बनेगा, वो पुराने वाले को रिप्लेस कर देगा। ये काम करता है आपका वर्चुअल डोम। इसीलिए आपको दो बार वो मिल रहे थे, पहला नॉर्मल रिएक्ट और दूसरा वाला वर्चुअल डोम था। इसीलिए कभी कभार रिएक्ट का एप्लीकेशन स्लो भी हो जाता है, बिकॉज दो बार चलता है। उसको रोकने के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, वो हम बाद में देखें। तो हमेशा याद रखना, पहले वाला जो चलता है ना, आपका आउटपुट आया था कल 2 बार आ रहा था, पहले वाला रिएक्ट का फंक्शनैलिटी था, लेकिन दूसरा वाला जो था, वो दूसरा वाला था वर्चुअल डोम का। वर्चुअल डोम हमेशा चलता है, हमेशा चलता है। समझ लो सेट इंटरवल लगा हुआ है कुछ टाइम अकॉर्डिंग, इंटरवल के अकॉर्डिंग जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसका ये इंस्टांस क्रिएट करके अपने पास रख लेता है, और बार बार चेक करता है प्रीवियस और करंट वैल्यू। अगर प्रीवियस वैल्यू से करंट वैल्यू में चेंजेस नजर आए, तो उसको रीरेंडर कर देता है, बस उसी कंपोनेंट का, अदरवाइज किसी को नहीं। बट वो चेक करता क्या है? वो चेक करता है इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू। बट वेरिएबल तो मैंने दिया था, वेरिएबल तो मैंने दिया था, तो चेंज क्यों नहीं हुआ? बट मैंने वेरिएबल तो दिया था। ये वेरिएबल के बिहाफ पे नहीं करता, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, इसका नाम है स्टेट। जैसे आपने यहाँ पर एक वेरिएबल के थ्रू वैल्यू होल्ड करी थी, वैसे ही आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्टेट, जो कि वैल्यू को होल्ड करता है। अगर स्टेट की वैल्यू
अगर आपका चेंज हुआ तो ये पूरे कंपोनेंट को रीरेंडर कर देता है, बस वो उसको चेक करता है स्टेट की वैल्यू। ठीक है भाई, स्टेट को अगर आपको मैनेज करना है, मतलब वैल्यू को मैनेज करना है, स्टेट मतलब वैल्यू, अगर आपको स्टेट की वैल्यू, स्टेट को मैनेज करना है तो दो तरीके आते हैं आपके पास। एक होता है कंपोनेंट वाइज स्टेट मैनेजमेंट, जो मैं अभी बताऊंगा, एक उसके बाद बताऊंगा जो कि होता है ऐप वाइज स्टेट मैनेजमेंट। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अचीव स्टेट मैनेजमेंट। तो पहला है आपके पास कंपोनेंट वाइज स्टेट मैनेजमेंट, और दूसरा है आपका ऐप वाइज स्टेट मैनेजमेंट। वर्चुअल डोम क्या करता है, री रेंडर करने में मदद करता है। वो चेक करता रहता है हर एक कंपोनेंट को कि कोई वैल्यू चेंज हुई कि नहीं। किसकी वैल्यू, स्टेट की वैल्यू। नॉर्मल वेरिएबल को कभी चेक नहीं करेगा। अगर नॉर्मल वेरिएबल को चेक करता तो अभी तक आपको आउटपुट चेंज हुआ मिलता। अब बात करते हैं कैसे हम कंपोनेंट वाइज स्टेट मैनेजमेंट करेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा यूज आपका स्टेट। अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट में काम कर रहे हो, जो काम क्लास कंपोनेंट कर सकता है, उसी काम को अगर फंक्शनल कंपोनेंट में करना है तो रिएक्ट बोलता है मैं आपको दूंगा हेल्पर फंक्शन। उसी हेल्पर फंक्शन को कहते हैं हुक। जब कभी भी आपको किसी भी चीज के आगे यूज मिल जाए ना, समझ जाना वो एक हुक है, एक हेल्पर फंक्शन है। उसके अकॉर्डिंग आप फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हो। तो ये आपका कहलाएगा हुक। आप यहाँ पे यूज लिखो, जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे हुक, जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे हुक। इसमें से कुछ आपको पढ़ाऊंगा, कुछ आप खुद से पढ़ो, कुछ मैं पढ़ाऊंगा, कुछ आप खुद से पढ़ो। चलो जी, अब ये क्या है, ये आपका है रिएक्ट की फंक्शनैलिटी, डॉम की फंक्शनैलिटी नहीं है, रिएक्ट की फंक्शनैलिटी। ओके, तो अगर ये रिएक्ट की फंक्शनैलिटी है तो इसकी डेफिनेशन रिएक्ट के पैकेज के अंदर लिखा होगा, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ना भाई। आपने रिएक्ट को ऐसे इंपोर्ट कर रखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट लिख सकते। मुझे रिएक्ट को बार बार हर जगह क्यों यूज करूं, तो उसकी जगह इसको हटाओ और यहां जाके कॉमा लगा के करली ब्रैकेट और यूज स्टेट लिखो। अब इसके अंदर आप दोगे डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू देना कंपलसरी है। अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दोगे तो वो ट्रैक ही नहीं कर पाएगा कि उससे करवाना क्या है। ये समझ लो एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली तो क्या जाएगा, अनडिफाइंड। क्या जाएगा भाई, अनडिफाइंड। तो जैसे मैंने काउंटर वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर वैल्यू क्या दी थी, 1000 दी थी ना, वैसे ही मैं यहाँ पे दे दूंगा 1000। ओके, तो इसने क्या किया, उस वैल्यू को मैनेज करने का काम करेगा। याद रखिएगा, यूज स्टेट रिटर्न करता है एक एरे। क्या रिटर्न करेगा, एरे। जितने भी हुक होते हैं ना, जितने भी हुक होते हैं उसमें 90% सारे एरे रिटर्न करते हैं। ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे जितने भी आप यूज करोगे, जनरली आपको उसमें देखेंगे एरे रिटर्न करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करते हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ आपको रिटर्न करते मिलेंगे क्या, आपको एरे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूज स्टेट रिटर्न करता है एरे, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट काउंटर लिख लेते हैं फिलहाल। मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, नहीं तो एरर देखने को मिलेगा फिलहाल के लिए। और यहाँ पे इसको मैंने 10 लिख देता हूँ, हटा रहा हूँ इसे, नहीं तो एरर देखने को मिलेगा। चलो जी, अब यहाँ पे गए, यहाँ पे कंसोल पे गए, perfect। ठीक है जी, मैं यहाँ पे गया, लॉक किया काउंटर,
क्या आ रहा है, एरे के अंदर जीरो इंडेक्स में आपको मिल रही है वैल्यू जो आपने इसके अंदर पास करी थी। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे कर्ली ब्रैकेट काउंटर स्क्वायर ब्रैकेट में 0, परफेक्ट है, आ गया। और अगर ऐसा है तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में 0, 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 परफेक्ट भाई। लेकिन अभी मैं क्लिक करूंगा तो भी इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे भी चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे आपको चेंज होता मिल रहा है, लेकिन आपका इससे आपका री रेंडर नहीं हो रहा है। जब तक री रेंडर नहीं होगा कंपोनेंट, तब तक आपको यूआई में रिप्रेजेंट नहीं होगा, ये याद रखना। क्लियर भाई, अगर वैल्यू चेंज हुई तो ये दोबारा रीलोड होगा और यूआई में रिप्रेजेंट करेगा दोबारा से। ये समझ जाना, पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है, पूरा कंपोनेंट, क्योंकि उससे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्लियर, चलो जी, चलो ये समझ में आया। लेकिन हुआ क्यों नहीं, जब कभी भी याद रखिएगा, यूज स्टेट रिटर्न करता है दो वैल्यू, दो चीजें एरे के अंदर। जीरो इंडेक्स में मिलेगा आपको वैल्यू जिसको आप होल्ड करवा रहे थे, ठीक है, बातें मत कर। दूसरी बात, फर्स्ट इंडेक्स में मिलेगा आपको फंक्शन। ऐसा क्यों, बिकॉज आप वैल्यू को चेंज तो कर सकते हो, लेकिन वैल्यू से आपको यूआई में कुछ रिप्रेजेंट नहीं होगा, री रेंडर नहीं करता, बिकॉज स्टेट आर इम्यूटेबल, स्टेट्स आर इम्यूटेबल। स्टेट की जो वैल्यू होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज हो भी पा रहा है तो वो यूआई को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसीलिए स्टेट्स की जो वैल्यू होती है वो इम्यूटेबल होती है। तो वैल्यू चेंज कैसे करें, उसके अंदर छुपा हुआ एक और फंक्शन, इस फंक्शन की मदद से आप डायरेक्टली स्टेट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको स्टेट की वैल्यू चेंज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा था ना आपके पास, उसको यूज करना पड़ेगा, फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, आप यहां पे लिखोगे 1 और इसे करोगे कॉल, ठीक है भाई, कर सकते हैं ना हम। उसके बाद यहां लिखेंगे काउंटर की जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें +1 कर दो भाई, ठीक है भाई। अब यहां जाके देखते हैं, हो गया चेंज। तो जो फंक्शन था आपका वो मदद करेगा आपकी वैल्यू चेंज करने में। क्लियर, अब मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट करता हूं और यहाँ पे माइनस करता हूं, इसको रिलोड करता हूं। एक और चीज देखना, ऐप लाइन नंबर, इसमें क्या आया आउटपुट, यहाँ तो इंक्रीमेंट हुआ ना, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे वैल्यू। एक चीज बता दूं, ये जो फंक्शन है आपका ये एसिंक्रोनस है, नॉट सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। क्लियर, कोई डाउट। एक और चीज बात, जब मैं पहली बार इसको लोड किया तो ये चला बिकॉज ऑफ दिस वन, ओके। और जब मैंने इस पे क्लिक किया तो दोबारा से दिख रहा है ये, बिकॉज पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है, पूरा कंपोनेंट, रिटर्न नहीं, सब कुछ री रेंडर होता है, रीलोड होता है, दैट्स व्हाई वो रिप्रेजेंट करता है यूआई। बट एक चीज और समझ में नहीं आई, अगर ये पूरा रीड, स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी 1000, स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी 1000, जब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो दोबारा से री रेंडर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोबारा से। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ 1001 आ गया, बिकॉज इसकी वैल्यू को स्टेट के थ्रू स्टोर किया जाता है,
वाया मेमोराइजेशन। एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का, मेमोराइजेशन। ठीक है भाई, मेमोरी बेस पे काम करता है। ऑन चेंज पढ़ा था ना ऑन चेंज। क्या कर रहा था, वो प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू को चेक कर रहा था, तो मेमोराइज कर रहा था ना वो कॉन्सेप्ट, वही फॉलो करता है इसके बिहाफ पे। तो मतलब वैल्यू चेंज हुई, वैल्यू जैसी चेंज हुई तो इसने क्या किया, 1001 किया और इस वैल्यू को क्या किया, स्टोर कर लिया। और दोबारा जब आपका कंपोनेंट लोड हुआ तो उसने इसकी जगह पे इस वैल्यू को ऐड कर दिया। पहली बार में इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं स्टोर हुई थी काउंटर के अंदर, तो उसने जो आपने डाला वो डाल दिया। जब दोबारा री रेंडर हुआ तो उसने इस वैल्यू को स्टोर किया और री रेंडर होने के बाद यहाँ पे वो वैल्यू ऐड कर दी। और यही एक कारण था कि आपका ये पूरा री रेंडर, और ये वैल्यू मैनेज कैसे हो रहा है, वाया मेमोराइजेशन। ठीक है, इसको स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं। बट एक चीज बात करो, मेरे को बार बार ऐसे लिखना पड़ रहा है, क्यों ना हम एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम था डी स्ट्रक्चरिंग, उसको यूज करें। पहले वाले के लिए कोई वेरिएबल असाइन कर दें, दूसरे फंक्शन के लिए कुछ फंक्शन असाइन कर दें, नाम दे दें वेरिएबल, कर सकते हैं ना काम। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट। एरे डी स्ट्रक्चरिंग में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और मैं अब क्या देना चाहता हूं, नाम दूंगा उस फंक्शन के लिए जो आपको मिल रहा है। जीरो इंडेक्स का वैल्यू इसमें होल्ड हो जाएगा, जो फंक्शन है उसको भी तो नाम देना पड़ेगा ताकि उसको मैं रिलेट कर पाऊं, यूज कर पाऊं, क्योंकि वो तो एनोनिमस फंक्शन है ना फर्स्ट इंडेक्स में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाम देने के कन्वेंशन में यूज करते हैं। जब कभी भी आप किसी भी स्टेट के फंक्शन का, जो कि स्टेट की वैल्यू को चेंज करने में मदद करेगा, उसका अगर आपको नाम डिफाइन करना हो तो जो आपने यहाँ पे नाम दिया है ना उससे रिलेट देना, उससे रिलेटेड देना, क्योंकि वो फंक्शन इसी स्टेट की वैल्यू को चेंज करने में मदद करेगा और किसी की स्टेट की वैल्यू को चेंज करने में मदद नहीं करेगा। तो आप यहाँ लिखो सेट, उसके बाद लिख दो काउंटर। अब आप इसको रिलेट कर पाओगे। सेट काउंटर मतलब काउंटर की वैल्यू को चेंज करने के लिए, काउंटर जो वैल्यू आपको मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर इसको मैं सेट काउंटर को भी लिखता हूं और यहां जाके लिख दूंगा अब सेट काउंटर, और इसकी जगह पे लिख दूंगा मैं आपका काउंटर। अब यहाँ पर वही काम, इसको हटाता हूं, यहाँ सेट काउंटर डायरेक्ट लिख देता हूं भाई, मैं काउंटर -1 और यहाँ पे आपका काउंट। अब आप दोबारा लेट करेंगे, देखो पहला आपका वैल्यू, दूसरा आपका ये आपका फंक्शन है जो कि चेंज करने में मदद करता है। दोबारा रिलोड हुआ था तो 1000 वैल्यू थी और आपका ये फंक्शन। अब मैंने क्लिक किया इसको, क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे 1000, उतनी बार आपको नया प्रिंट होता मिल रहा है बिकॉज कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। क्लियर। तो स्टेट की मदद से आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है, स्टेट और प्रॉप की मदद से आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है। ओके, ये चीज आपको बताऊंगा कंपोनेंट लाइफ साइकिल में एग्जैक्टली। क्लियर। अब एक चीज देखना इसके अंदर, मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, पेस्ट 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 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब क्या करेगा ये, अब ये आपका 1 2 2 3 4 5 6, मतलब लेट्स से काउंटर की वैल्यू 1000, लेट्स सपोज 0 कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा 1, ये क्या करेगा 2, ये क्या करेगा 3, ये क्या करेगा 4, ये क्या करेगा 5, ये क्या करेगा 6। आउटपुट देखते हैं जरा, इसको हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं। क्या आया, 6 आना चाहिए था ना, एक ही की हो रहा है ये। ठीक है, दूसरा केस, मैंने लिखा इसको +2, इसको लिखा +3, इसको लिखा +4, इसको लिखा +5, इसको लिखा +6। कौन सा चला ये, लास्ट वन।
अगर आपके पास जब आप स्टेट की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, स्टेट की वैल्यू को चेंज करने की 4 तरीके हैं, उसमें से एक ये तरीका है। अब इसके बाद आपको तरीके बताऊंगा। अगर आप स्टेट की वैल्यू चेंज कर रहे हो और उसमें सेम ही मेथड को अप्लाई कर रहे हो, जैसे ये पहला अप्रोच है आपका स्टेट की वैल्यू को चेंज करने का, सेम ही अप्रोच को फॉलो कर रहे हो जितने भी आप लेवल पे ले लो, तो होगा क्या, चलेगा बस एक, जो लास्ट वाला, इसको कहते हैं स्नैपशॉट। रिएक्ट क्या करता है, जनरली जो भी स्टेट की वैल्यू को चेंज करने में मदद करता है उसका अलग से इंस्टांस बनाता है, एक ऑब्जेक्ट बनाता है। ये समझ लो सेट काउंटर नाम से की बन गया, और वैल्यू देख लो। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता था कि अगर की आपने 10 बार लिख दिए और वैल्यू आपने उसके साथ साथ लिख रहे हो, तो की तो एक ही रहेगा और लास्ट वाली वैल्यू ही बाकी में लगेगी। सिंपल सी बात है, बाकी वाली वैल्यू ओवरराइट होगी, वो आ जाएगा ना, वो वाला कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर जो वर्क कर रहा है वो लास्ट वाला वर्क कर रहा है। बट अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हो तो सारे वर्क करते हैं। इसको भी मैं करके दिखाऊंगा। तो अगर आपका सिंगल अप्रोच अगर आप फॉलो कर रहे हो तो चलेगा सबसे लास्ट वाला। यकीन नहीं होता है तो इसको क्लियर करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। दो आया ना, और फिर इसको क्लब कमेंट करते हैं। क्लियर? तो चलेगा सबसे लास्ट वाला, अगर आपके पास सेम अप्रोच से आप क्या करो, स्टेट की वैल्यू चेंज करो एक ही फंक्शन के अंदर। क्लियर? चलो जी, क्योंकि इस फंक्शन का भी तो ऑब्जेक्ट बनेगा। बताया था ना, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में किसी भी फंक्शन को आप लिखते हो तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है फर्स्ट लेवल पे। जब आप उसको कॉल करोगे तो उसके अंदर के वैल्यूज मिलेंगे उसको, पैरामीटर को मिलता है आर्ग्यूमेंट के साथ, सारी बातें वो मैंने बताई थी आप, वो चीज बहुत करती। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास। अगर सेम लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर मेथड है तो वो एक ही वर्क करेगा, सारे वर्क नहीं करेंगे। अगर आपको स्टेट को चेंज करना है, स्टेट की वैल्यू को चेंज करना है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ज्यादातर चार चार तरीके। पहला तरीका जो होता है, मैं लिखा सेट काउंटर, काउंटर प्लस वन, ये पहला तरीका जो अभी हमने किया। दूसरे तरीके के अकॉर्डिंग अगर आपके पास वैल्यू न्यूमेरिक है तो सेट काउंटर और लिखो काउंटर प्लस प्लस, आउटपुट देखो। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, चला नहीं, ऐसा क्यों? अब चल गया, बिकॉज इसके कहने का मतलब क्या है, पहले प्रीवियस वैल्यू प्रिंट करो देन आगे बढ़ेगा पोस्ट। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो, सेट काउंटर का प्लस प्लस काउंटर, परफेक्टली वर्क कर जाएगा। ये दोनों आपके न्यूमेरिक के लिए थे। लेकिन एक जो लास्ट है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, कॉल बैक, फोर में है कॉल बैक। कैसे करेंगे, सेट काउंटर और आप इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास कीजिए। मैंने लिखा यहाँ पे डिसलाइक, और यहां से मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। और इसके अंदर आप लिखो प्रीवियस वैल्यू। हमेशा याद रखना, जो सेट काउंटर के अंदर जब कॉल बैक फंक्शन पास करोगे तो उसमें एक पैरामीटर होगा, वो आपको देगा जो स्टेट की करंट वैल्यू है। ओके, और उसके बाद मैंने लिखा प्रीवियस वैल्यू प्लस वन। ओके, और मैं यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू को लॉक करके दिखाता हूँ।
क्लियर, कोई डाउट? तो ये आपके पास 4 अप्रोचेस हैं। अब चारों को मैं ऑन ओपन कर देता हूं। वर्क कर रहा है ना? इसमें से एक वर्क क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये आपका पोस्ट फिक्स है, प्रीवियस वैल्यू ही दे रहा था। क्लियर? तो अगर आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं तो ये चारों वर्क करेंगे, लेकिन अगर आपके पास सिंगल अप्रोच है तो वर्क लास्ट वाला करेगा। क्लियर? तो ये था आपके पास कैसे आप स्टेट को यूज कर सकते हो, आपके पास ये था। फोर्थ अप्रोच में आप यूज करोगे एक कॉल बैक फंक्शन को। इसमें आपके पास जब बनाओगे तो एक पैरामीटर मिलेगा आपको, वो पैरामीटर आपको करंट वैल्यू जो होती है ना, जिस लाइक अभी मैंने क्लिक किया तो मुझे 11 0 से 1 करना था, तो जो 0 वैल्यू थी ना वो ये होल्ड करेगा, और उसके बाद आपने रिटर्न में +1 लिख दिया, तो इससे क्या होगा कि उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी और वो रिटर्न कर देगा। तो सेट काउंटर की मदद से उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। ये फर्क है। आप इस अप्रोच को ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही तो लाइन है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो। भाई एरो फंक्शन यही तो काम करता है। तो स्टेट की मदद से आप वैल्यू पे काम करोगे। स्टेट बेसिकली वैल्यू जो कि होल्ड करता है, मेमोराइजेशन कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एसिंक्रोनस होता है भाई ये, ठीक है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि आपने बोला चलो इंक्रीमेंट हो गया उसके बाद कुछ और काम कर ले उसके साथ, इंक्रीमेंट वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट वैल्यू नहीं मानती। एसिंक्रोनस होता है, ये याद रखना। नहीं तो दिक्कत तुम्हें बाद में होगी। कोई प्रोग्राम बना रहे हो, कोड कर रहे हो, आपने बोला पहले मैंने इसकी मदद से वैल्यू चेंज कर दी, अब बाद में जो इंक्रीमेंट वैल्यू आ रही है उससे उसको और काम करना है, वो नहीं होगा। क्लियर? हमेशा ये सिंक्रोनस होता है ये। तो ये हो गया आपका स्टेट कंप्लीट। कल मैं आपको क्लास कंपोनेंट में कैसे फंक्शन को बनाते हैं और कैसे स्टेट को मैनेज करेंगे वो बताऊंगा, क्योंकि बता तो मैंने सारी चीजें दी हैं तुम्हें। कल मैं आपको क्लास कंपोनेंट यूज करके दिखाऊंगा स्टेट को। उसके बाद कल मैं आपको कंपोनेंट लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा।